चलिए देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, बस कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कि कंज्यूमर को कोई हार्म ना हो, कंज्यूमर को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। आजकल मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि अगर ये सब एक्ट न रहें तो कंज्यूमर को छोड़ेंगे नहीं बिजनेसमैन। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। लोग अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान भी कर देते हैं। आजकल देखिए कितना मिलावटी सामान हम लोग खाते हैं, कितना कुछ खाते हैं, सब मिलावटी रहता है, अडल्ट्रेट रहता है, लेकिन हम लोग जाते हैं क्या बोलने, उससे कुछ नहीं बोलना चाहते। हम लोग कहते छोड़ो, हम ही खरीदें, गलती हमारी ही है। तो खुद अवेयर रहिए और इन सब चीज़ों से दूर रहिए, जंक फूड कम खाइए। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। Consumer protection refers to protecting interest of consumer. An analysis of marketing management has made it clear that consumer is the kingpin in the market. Consumer क्या होता है? Market का king होता है। The producer should produce goods keeping in mind the requirements of consumers and satisfy the consumers. But it is observed that this obligation is neglected by some businessmen, and they are involved in unfair practices such as supply of substandard quality, adulteration, etc. So there is need for the consumer protection. Hence the consumer protection means protecting the interest of consumers. Consumer protection is nothing but protecting the interest of consumers. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन को क्यों लाया गया, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, पहला दिया है कस्टमर इग्नोरेंस। इसलिए लाया गया, ये देखिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। खुद को कंज्यूमर समझिए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस समझिए। कंज्यूमर इग्नोरेंस क्या होता है कि हम जैसे कंज्यूमर इग्नोर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं, चलो ठीक है, हम क्या जाएंगे इसका शिकायत करने, क्या इसकी हम रेमेडी लेंगे, छोड़ो हटाओ, अब इतनी सी चीज़ के लिए हम चले केस वगैरह करें, छोड़ो जाने दो। तो ये सब क्या है? ये सब इग्नोरेंस है। तो कंज्यूमर इग्नोर करता है इन सब चीज़ों को, इसीलिए ये सब लाया जाता है कि कस्टमर को अवेयर कराया जाए। बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, जागो ग्राहक जागो, एडवर्टीजमेंट चलता है। गवर्नमेंट कंज्यूमर को अवेयर करती है कि अपने राइट के लिए लड़ो, अपने राइट को जानो। ठीक है, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कस्टमर क्या करता है, इग्नोर करता है अपने राइट्स और रेमेडीज जो उसके लिए अवेलेबल है, उनको इग्नोर करता है। ठीक है, वो उसे पता ही नहीं होगा जब तक कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, हमें जो नुकसान हुआ उसका हमें कंपनसेशन मिल सकता है, जब तक उसको पता ही नहीं होगा वो कैसे कुछ करेगा। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो उन कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एनकरेज करे। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस है। कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? कंज्यूमर का बढ़ रहा है। फायदा लेने के चक्कर में लोग कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कंज्यूमर को छोड़िए, इतना ज़्यादा रिसोर्स ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, नेचर से, हमारे सोसाइटी से, कि वो हमें ही हार्म कर रहा है। खुद पलट के हमारे ही ऊपर आएगा। अगर हम अब सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो वो खुद हमारे ऊपर ही आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो बिजनेसमैन के माइंड में क्या होगा?
कि हमको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, हमें कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट देना है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना है, ठीक है, हमें कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है कंज्यूमर को। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखकर बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई रहेगा और जो बिजनेस है वो भी अच्छा चलता रहेगा, कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। बिजनेसमैन को ये फायदा होगा कि उसका जो कंज्यूमर है वो लॉन्ग टर्म तक उसके पास बना रहेगा। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, बिजनेसमैन क्या करते हैं, सोसाइटी को यूज करते हैं, तो उनका काम क्या है, सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करना और उसके बदले में सोसाइटी को भी अच्छा देना, ठीक है। सोसाइटी को प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट देना जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेसमैन के पास क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनको क्या करता है, गाइड करता है कि कैसे आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे, कैसे आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे। मोरल एथिकल जस्टिफिकेशन, देखिए एथिक्स तो सभी बिजनेस में होना चाहिए, लेकिन जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया तो बिजनेसमैन को एक्चुअल में पता चला कि उनकी एथिकल या मोरल ड्यूटी क्या है अपने कस्टमर के लिए। उनको प्रॉफिट तो कमाना है, ठीक है, लेकिन किसी को एक्सप्लॉइट करके नहीं कमाना है, वो बात अलग है। एक्सेप्शंस हर जगह रहती हैं, किसी किसी बिजनेसमैन का फोकस सिर्फ यही रहता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है बाय हुक बाय क्रुक, चाहे हमें कितना भी एक्सप्लॉइटेशन करना पड़े कस्टमर का, कंज्यूमर का। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर बिजनेसमैन अच्छे से बिजनेस नहीं करेगा, धोखा देगा, ठीक है, फ्रॉड करेगा अपने कंज्यूमर के साथ, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उसके बिजनेस में। कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ द बिजनेस, कंज्यूमर क्या होना चाहिए, बिजनेस का पर्पज होना चाहिए। आखिर बिजनेस क्यों किया जा रहा है, ताकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल किया जा सके, कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जा सके। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, इग्नोरेंस है, ठीक है। कंज्यूमर इग्नोरेंस की वजह से कंज्यूमर सब कुछ इग्नोर कर देता है, तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो उसको क्या करेगा, याद दिलाएगा उसके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया जो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ठीक है, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो बिजनेसमैन अच्छे से बिजनेस करेगा जिससे उसके पास कस्टमर बने रहेंगे, लंबे समय तक उसे फायदा देंगे। बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, बिजनेसमैन क्या करेगा, सोसाइटी की जो रिसोर्सेज को यूज कर रहा है उसके बदले में सोसाइटी को भी अच्छा देगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा। मॉरल जस्टिफिकेशन, मॉरली एंड एथिकली काम करेगा, मॉरल ड्यूटीज एंड एथिकल ड्यूटी को ध्यान में रखकर काम करेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होंगी, अगर बिजनेसमैन कोई फ्रॉड करता है या कुछ धोखा का काम करता है या क्वालिटी अपनी डाउन कर देता है या हाई प्राइस पे सेल कर रहा है कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का मेन ही पर्पज क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूमर इज द किंग। ये तो था इम्पोर्टेंस, आखिर क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है। अब देखिए लीगल प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका मेन यही पूछता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, यहाँ पर हम कौन सा पढ़ेंगे, 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हमें ये नहीं पढ़ना है। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर कौन कौन से कंज्यूमर को राइट दिए गए, ये तो राइट पहले से ही थे। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई। पहले क्या था, ई कॉमर्स ऐड नहीं किया गया था, पहले ऑफलाइन सिर्फ था कि ऑफलाइन जो आप फेस टू फेस जो सेलिंग होती है उसी को ऐड किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि तब ऑनलाइन उतना सेलिंग परचेजिंग नहीं होता था, लेकिन अब ऑनलाइन होता है तो इसलिए ई कॉमर्स को ऐड किया गया और प्रोडक्ट लायबिलिटी को ऐड किया गया। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या,
प्रोडक्ट लायबिलिटी ये बोलती है कि अगर आप कंज्यूमर हैं, ठीक है, तो आपको अगर नुकसान हुआ तो उस कंपनसेशन सेलर भी देगा और मैन्युफैक्चरर भी देगा। मतलब कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करने में जितने लोगों का हाथ है वो सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो सभी कंपनसेट करेंगे आपको। ये 2019 वाले में ऐड किया गया। और जो 3 फोरम है आप लोग पढ़े होंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, उसमें भी कुछ ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? मनी। जो वैल्यू था कि 20 लाख तक के जो केसेस होंगे वो आएंगे स्टेट में, 20 लाख से ऊपर, बट अप टू 1 करोड़ किसमें आएगा? स्टेट में। एंड मोर देन 1 करोड़, घबराइए नहीं, अभी ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। और अप टू 1 करोड़ नेशनल में। लेकिन ये चेंज हो गया, अब क्या हो गया? अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा वैल्यू ऑफ केसेस, और अगर मोर देन 1 करोड़ है, अप टू 10 करोड़, तो स्टेट में जाएगा, और मोर देन 10 करोड़ वैल्यू का कोई केस है तो वो जाएगा नेशनल फोरम में। और इसमें डेज भी दिया होता है कि अगर आप किसी फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है या आपको वहाँ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला है तो आप दूसरे फोरम में जा सकते हैं। सपोज आप डिस्ट्रिक्ट में गए तो आपके पास पहले 1986 में 30 डेज का टाइम दिया गया था, लेकिन अब 2019 में उसे बढ़ाकर 45 डेज कर दिया गया है कि आप अगर सो तो नहीं रहे हैं, बता दीजिए। नो मैम। ठीक, तो अब क्या कर दिया गया है? 45 डेज कर दिया गया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास 45 डेज का टाइम है। 45 डेज के विद इन 45 डेज आप स्टेट फोरम में जा सकते हैं। अगर स्टेट फोरम से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास 30 डेज होगा। तो उस 30 डेज के अंदर में विद इन 30 डेज आप नेशनल में जा सकते हैं। नेशनल से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। तो आपकी सुनवाई फिर गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर गवर्नमेंट करेगी। अभी तो इसमें बहुत कुछ है, आप लोगों को तो अभी आप लोगों का अभी शुरुआत है। देखिए कंज्यूमर के कौन कौन से राइट हैं। हम जैसे कंज्यूमर के पास कैसे कैसे राइट होते हैं। कंज्यूमर होता कौन है? जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को, एंड कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। सपोज करिए हमारे घर में कोई प्रोडक्ट है, बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट या ब्रेड, वो सब हमारे पापा लेके आए, लेकिन कंज्यूम हम कर रहे हैं, तो कंज्यूमर तो हम ही हुए। तो हमारे कौन कौन से राइट होंगे? राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या? हम कंज्यूमर है, हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमारे पास राइट है कि जो प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो हमारे लिए अच्छा हो। ऐसा ना हो कि कल को हम कोई फ़ोन या ईयरफोन लेकर आए और जैसे ही लगाएं वो फट जाए, हमारा मुंह पूरा काला हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू सेफ्टी, हमारे पास राइट है कि जो प्रोडक्ट लेकर आए वो सेफ हो, वो हमें कोई हार्म ना पहुंचाए। अगर वो हार्म पहुंचाता है तो हम केस करेंगे, हम जा सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में। राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या बोलता है? हमें राइट है कि हमें पता हो कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो उसमें कैसी क्वालिटी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसमें कोई अगर डिफेक्ट है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ये हमारा राइट है ये जानने का। जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी लेना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना हमारा राइट है। ठीक है, अगर कोई हमें नहीं देता है ऐसा राइट, मतलब कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, हम पूछ भी रहे हैं, जैसे कोई कोई दुकानदार क्या होते हैं, हम गए सामान लेने, हम पूछेंगे कितने का है, अच्छा इसमें ये ठीक है ना, ये जो ऐसे जिनको डायबिटीज है वो पेशेंट तो खा सकते हैं ना, या उनसे हम पूछेंगे इसको कैसे खाना है। मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना, चिड़चिड़ा जाते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता, लेना हो लीजिए ना मत लीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वो राइट है कि हम इंफॉर्मेशन लें, जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी हो। इसीलिए तो लेबल्स लगाया जाता है प्रोडक्ट पर, जिससे हम जानकारी ले लें। आप लोग मार्केटिंग में पढ़े होंगे। राइट टू मेक चॉइस, हमारे पास चॉइस है। ठीक है, हमारे पास राइट है चूज करने का प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है हमारे ऊपर जो बिजनेसमैन है वो जबरदस्ती कुछ नहीं थोप सकता है कि ये तुम खरीदो, तुम ये वाली टी शर्ट नहीं ये वाली टी शर्ट खरीदो। हम कह रहे हैं ना ये वाली खरीदो, नहीं, ऐसा नहीं कोई कर सकता आपके साथ। तो आपके पास क्या राइट है अपने पसंद की चीज खरीदने का, आप पर बिजनेसमैन कुछ नहीं थोप सकता।
जबरदस्ती नहीं आपको कुछ दे सकता। राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू बी हर्ड क्या है कि आपके पास राइट है कि आपकी प्रॉब्लम को कोई सुने, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको कोई हार्म हुआ है, ठीक है, आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आपके पास राइट है कि वो आपको सुने। अगर सेलर ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया है तो आप सेलर को जाके सुना सकते हैं, ठीक है। आपका राइट है उसको सुनाना, आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। आपके पास राइट है कंप्लेन फाइल करने का। फिर उसके बाद है राइट टू सीक रिड्रेसल। आपने कंप्लेन फाइल कर दी तो आपके पास राइट है कि आपको उसका कंपनसेशन दिया जाए, उसका सॉल्यूशन मिले, आपको न्याय मिले, जस्टिफिकेशन हो, ठीक है। आपके पास ये राइट है। आपके पास राइट है कंप्लेन करने का और उस कंप्लेन का सॉल्यूशन लेना, कंपनसेशन लेना आपका राइट है, ठीक है। ये राइट टू सीक रिड्रेसल बताता है कि आपके पास राइट है कंपनसेशन लेने का, जस्टिस लेने का। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और आपके पास राइट है कंज्यूमर एजुकेशन का, ठीक है। आप एजुकेशन भी ले सकते हैं, इसीलिए आपके सब्जेक्ट में ये चैप्टर ऐड किया गया है ताकि आपको पता हो कि एज अ कंज्यूमर आपके कौन कौन से राइट होते हैं। तो हम कितने राइट्स पढ़े? 6 राइट। कौन कौन से? राइट टू सेफ्टी, हमारे पास सेफ्टी का राइट है कि जो हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो सेफ हो हमारे लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, हम जो प्रोडक्ट ले लें उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट टू चॉइस, हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद से हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। राइट टू बी हर्ड, हमारी सुनवाई होगी, ठीक है, हम सुना सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल, हमारे साथ अगर गलत हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो जस्टिस लेने का हमारा राइट है, हमें कंपनसेशन लेने का राइट है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और हमें कंज्यूमर एजुकेशन लेने का भी राइट है कि हम एज अ कंज्यूमर हमारे कौन कौन से राइट हैं, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़े? ये हम पढ़े राइट, कौन कौन से राइट एज अ कंज्यूमर हमारे होते हैं। अब क्या है? अब कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक तो हम पढ़े कंज्यूमर के राइट क्या कहते हैं, हमारे क्या क्या अधिकार हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमारे क्या क्या दायित्व हैं। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए एज अ कंज्यूमर। सिर्फ राइट नहीं दिया गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी है कि हमारी एज अ कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सेलर जो भी प्रोडक्ट दे रहा है आप खरीद ले रहे हो, नहीं। एज अ कंज्यूमर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना है कि वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, वो हमारे लायक है कि नहीं है, जिस काम के लिए हम प्रोडक्ट लेने आए थे वो उस काम मतलब उस पर्पस के लिए है कि नहीं है। यहाँ तक समझ में आया कंज्यूमर राइट तक? यस मैम। यस मैम। चलिए अब देखिए कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कंज्यूमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंज्यूमर के पास जो राइट है वो उसको एक्सेस करे, ठीक है, वो एक्सरसाइज करे उन राइट्स को जो उसको राइट दिया गया है। कॉशियस कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होना चाहिए? कॉशियस होना चाहिए, किसी भी बात पर आग बंद करके विश्वास नहीं करना है, ठीक है, खुद देखना है, खुद परखना है चीजों को, फिर उसके बाद परचेस करना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो बोल रहा है, जो ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है उसकी क्वालिटीज गिना रहा है और हम ले लें, हम उसको देखें भी ना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है हमें। फाइलिंग कंप्लेन फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारे पास तो हमें उसके लिए कंप्लेन फाइल करनी चाहिए, ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए रीजन। ऐसा ना हो किसी भी फालतू रीजन के लिए हम चले जाएं, फालतू कोर्ट का और अपना टाइम जाया करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी तो आप कंप्लेन फाइल जरूर करिए। फिर क्या है? कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसको देखें क्या ये सर्टिफाइड है, क्या ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। कोई भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेके नहीं आना है। जिस कंपनी का लेने जा रहे हैं क्या वो कंपनी सर्टिफाइड है? इस पे देखिए दिया है ना ISI मार्क, जो उस पे रहता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे रहता है, जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं। एग मार्क ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे रहता है।
और आईएसओ किस पे रहता है? वुल मार्क तो आपका उस पे रहता है ना, वुल पे। हॉल मार्क भी आता है, उससे बोलते हैं BIS मार्क शायद, वो आपका ज्वेलरीज पे रहता है। चलिए फिफ्थ देखिए, डो नॉट बी कैरिड अवे बाई एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट पे भरोसा नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट जो बोले वो सच नहीं होता है। देखिए जो भी एडवर्टीजमेंट आती है, वो शैम्पू वाला आता है ना, आपके एक भी बाल नहीं गिरेंगे उसमें, उसके कॉम में बाल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आप उसके ऊपर कंप्लेन फाइल ना कर सके कि आप बोले थे एडवर्टीजमेंट में एक भी बाल नहीं गिरेगा और मेरा पूरा बाल गिर रहा है, तो ऐसा कंप्लेन आप नहीं फाइल कर सकते। वो बोलेंगे कि एडवर्टीजमेंट में हम दिखाए थे कॉम में बाल था, तो वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। तो एडवर्टीजमेंट पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट आजकल बहुत मिसलीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। रातों रात गोरे हो जा रहे हैं क्रीम लगा के, कैसे? Yes. कुदरती कलर है, नेचुरल कलर है, कोई ब्लैक है कोई फेयर है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, और कैश मेमो के लिए इंसिस्ट होना, कहीं भी जा रहे हैं तो उसका वो रसीद लेना, कैश मेमो लेकर आना, जल्दी जल्दी में भूल के न चले आना। 7 क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज which could play an active part in educating consumers, safeguarding their interests, respect the environment, avoid waste, littering and contribution to pollution। जो pollution करे वैसा प्रोडक्ट ना खरीदना। discourage black marketing, hoarding and choose only legal goods and services, be aware of variety of goods and services available in the market। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो हमारे राइट तो दिया हमें, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो सब कुछ देख के खरीदे, अवेयर है मार्केट में कैसा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, मार्केट में कैसा वो सब चल रहा है उन लोगों का। जैसे कुछ होते हैं ना, डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, कुछ भी आके बेच देते हैं, कुछ भी करते हैं, और वो फिर चले भी जाएंगे, आप उन पे कैसे केस करेंगे? तो यहाँ पर गलती हमारी है, बेवकूफ़ी हम खुद कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है, खुद भी अवेयर रहना है, भरोसे नहीं रहना है गवर्नमेंट के। देखिए कंज्यूमर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ें। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, फाइलिंग कंप्लेंट्स, डो नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज बनाना जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, आपको अवेयर कराए। डिस्करेज मल प्रैक्टिसेस, उन प्रोडक्ट्स को न लेना जो मिसलीड करते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्लेन करेंगे, ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम्स के लिए कंप्लेन करेंगे, जो आपके साथ मिसफ्रॉड हुआ या जो आपके साथ फ्रॉड हुआ या आपका जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसके लिए आप जब कंप्लेन करेंगे तो वो क्या करेगा? वो मल प्रैक्टिसेस को, फ्रॉड को रोकेगा, डिस्करेज करेगा। अगर आप जाएंगे ही नहीं तो वो उनका क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन अपनी मनमानी करेगा, वो कहेगा कि कंज्यूमर तो जाता ही नहीं है, अरे उसे पता ही नहीं है कैसे कंप्लेन करते हैं और किस चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? छोड़ो हटाओ, करने दो अपनी मनमानी। कॉशियस होना चाहिए हमें, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। ठीक है, इंसिस्ट ऑन कैश मीमो, रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट, और हमें एनवायरनमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है। कहीं भी खाएं कुछ भी फेंक दिए, रोज तो पप्पा गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश हमारा है, सोसाइटी हमारी है, कुछ करेंगे तो वो हमारे ऊपर ही आएगा, पलट के वापस आएगा। देखिए इतने साल से एक्सप्लॉइट करते आ रहे एनवायरनमेंट को, आखिर क्या हो रहा है? पलट के हमारे ऊपर आ गया कोरोना। ये सब Yes, miss. नेचर है, और नेचर पे जब धरती का बोझ बढ़ेगा ना, अगर आप खुद से कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो खुद ही कंट्रोल कर लेगी। ये नेचर हमारी क्या होती है? माँ होती हैं, मदर होती हैं, ये खुद से कंट्रोल करती हैं। अगर ये हमें बचा सकती हैं तो ये हमें मार भी सकती हैं। एनिमल से प्यार करिए। कुछ लोग होते हैं ना, रास्ते में जा रहे हैं, ईटा पड़ा, मार दिए, किसी भी एनिमल को मार दिए और फिर हंस रहे, क्या है ये सब?
अरे वो सब गाय है, उसके ऊपर पानी फेंक दे रहे हैं, कलर डाल दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। ये सब इन्वायरमेंट है, उससे प्यार करिए तभी यहाँ रह पाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजों से मजा लेना, ये सब मजे वाली बात नहीं है, नुकसान आप ही को मिलेगा। एनिमल से प्यार करिए, पेड़ पौधों से प्यार करिए, जिससे प्यार करना है उससे करिए, फालतू लोगों से मत करिए, फैमिली से प्यार करिए, प्यार बांटिए, गलत सेंस पे मत जाइएगा। हम सही सेंस में बोल रहे हैं। चलिए, इतना समझ में आया। देखिए ज्ञान हम बीच बीच में ज्यादा दे देते हैं तो उसके लिए माफी। देखिए यहाँ पर दिया है ना ISI मार्क्स के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए होता है ये क्या होता है, ये उन प्रोडक्ट्स पे होता है जिनमें क्वालिटी होती है, ठीक है, वो चेक कर मार्क देते हैं। एग मार्क एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे होता है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स पे। BIS मार्क हॉलमार्क जिसे बोलते हैं हम, किस पे होता है, ज्वेलरी पे होता है, गोल्ड ज्वेलरी पे। वुल मार्क वुल पे होता है जो 100। स्क्रीन विजिबल है आपको, PDF विजिबल हो रही है? यस मैम, हो रही है। यस मैम। ठीक। इको मार्क किसके लिए होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट जो होते हैं उन पे इको मार्क होता है कि ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब देखिए रिलीफ और रेमेडी हमें क्या क्या मिलता है, कंज्यूमर को कंप्लेन फाइल करता है तो उसका जो डिफेक्टिव गुड्स है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, या तो रिप्लेस हो जाएगा, या तो रिफंड हो जाएगा, तीनों में से कुछ तो होगा ही। कंपनसेशन मिलेगा उसको जो लॉस इंजरी हुई है उसके लिए। रिमूवल ऑफ डिफिशियंसी इन द सर्विस, discontinuance of unfair trade practices, stopping the sale of hazardous goods, withdrawal of hazardous goods from market, payment of adequate cost of aggrieved party। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, ये रेमेडी या रिलीफ आपको कैसे मिलेगा, आप कोई कंप्लेन फाइल किए हैं तो आपको जो प्रोडक्ट आप खरीदे हैं या जो सर्विस आपको दी गई है उससे रिलेटेड जो भी कंपनसेशन आपको मिल सकता है वो मिलेगा, या तो उस प्रोडक्ट को रिमूव करके आपको दूसरा मिले। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, जैसे हम बोले ना कि फोन लेकर आए फट गया, मेरा मुंह काला हो गया, तो फिर उसके लिए जो पैसा लगा, खर्चा लगा, वो दे सकते हैं मेरा मुंह ठीक कराने का, ठीक है। और भी मतलब वही कि आपको जैसे कंपनसेट किया जा सकता है वो किया जाएगा आपको। अगर आपको नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई की जाएगी। अगर आप जेन्युइन कंप्लेन लेकर जाते हैं तो, कुछ भी लेकर चले जा रहे हैं फालतू, तो गवर्नमेंट वहाँ पर अपना वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं बैठी है, गवर्नमेंट नहीं, ये फोरम। देखिए यहाँ पर 3 फोरम बने हुए हैं। कौन कौन से 3 फोरम बने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा हम पढ़ रहे हैं, 2019। एक बार इससे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम जो नया वाला PDF है उसमें आपको दिखाएंगे। देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम, जो भी चेंजेस हुआ है वो हम बताते चलेंगे। देखिए कंपोजिशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम, नेशनल फोरम में कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इसमें एक तो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, एंड 2 अदर मेंबर, और 2 अदर मेंबर होंगे, उनके साथ एक वुमेन होना मस्ट है, ठीक है। एक प्रेसिडेंट प्लस मिनिमम 2 मेंबर और प्लस एक वुमेन होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट में भी यही सेम है, नेशनल में ये 2 की जगह क्या हो गया है, 4 हो गया है। देखिए 4 मेंबर, एटलीस्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए प्रेसिडेंट को छोड़कर। अब देखिए हु कैन बी द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, अब वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो रिटायर या वर्किंग जज होगा वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट होगा। स्टेट में कौन सा होगा, अब वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होंगे। और नेशनल में कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता कैसे है, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, बट द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमिटी बनी हुई होती है, उस सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को, ठीक।
ये किस में पढ़े, डिस्ट्रिक्ट में पढ़े हैं। अब स्टेट में क्या है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके ही वो अपॉइंट करेगी प्रेसिडेंट, किसके, स्टेट फोरम के। और नेशनल फोरम में क्या होगा, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, बताइए। बहुत न्यूज में चल रहे हैं वो, बहुत अच्छे चीफ जस्टिस आए हैं, सबकी क्लास लगा रहे हैं जिससे आए हैं। चलिए देख के बताइएगा। ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पे हम आपको अमाउंट बताए थे, यहाँ पे क्या होगा, अप टू 1 करोड़, यहाँ पे क्या होगा 1 to 10 करोड़, और यहाँ पे क्या होगा 10 एक्सीड 10 करोड़। देखिए डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़ के जो केसेस होंगे, जो यहाँ वैल्यू समझ, ये जो हम अमाउंट बता रहे किसका बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स का, जिससे रिलेटेड हम गुड्स या सर्विसेज जिससे रिलेटेड हम केस करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो अप टू 1 करोड़ तक है उस गुड्स या सर्विस की वैल्यू, तो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। अगर वो एक्सीड करती है 1 करोड़ से बट अप टू 10 करोड़ है, तो हम कहाँ जाएंगे, स्टेट में जाएंगे। लेकिन अगर वो 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो हम कहाँ जाएंगे, नेशनल में जाएंगे। अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अब अपील अगर हम सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट से, तो हमारे पास कितने दिन का टाइम रहेगा, 45 डेज का, 30 डेज नहीं 45 डेज का। इसमें तो 30 डेज ही है, इसमें भी 30 डेज ही है। हमारे पास 45 डेज का टाइम रहेगा स्टेट फोरम में जाने का, और स्टेट फोरम से भी सेटिस्फाई नहीं है तो हमारे पास 30 डेज का टाइम होगा नेशनल फोरम में जाने का। और फिर भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो 30 डेज का टाइम होगा हमारे पास कहाँ जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, ठीक है। तो इतना ही था डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम में, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन भी बोलते हैं। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। एनजीओ किसको हम बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनका क्या रोल है वो भी देख लेते हैं, इनका क्या रोल है इसमें। दिस इज द लास्ट टॉपिक, चैप्टर आज एंड कर देंगे हम, फिर इसके बाद कल देखते हैं क्या पढ़ाना है। देखिए, इन इंडिया देर आर अबाउट 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। In most popular are Consumer Guidance Society in India, Society of India, Citizen Action Group, Consumer Education and Research Center, Ahmedabad Common Cause etc. मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। इनका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, इनके क्या क्या फंक्शन है, आखिर ये बनाई क्यों गई हैं। Educating the villagers, general public about the customer rights. इनका काम क्या होता है, जनरल पब्लिक को अवेयर करना, उन्हें एडुकेट करना, उनके राइट्स बताना, ठीक है। एज अ कंज्यूमर उनके क्या राइट्स हैं उसके लिए ट्रेनिंग देना, उन्हें प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कराना। कितने कराते हैं ये लोग, हो सकता है कराते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता हो। सेकेंड देखिए, पब्लिशिंग periodicals and other publications to impart knowledge about the consumer problem, relief available and other matter of interest. Carrying out comparative testing of consumer products, मतलब उनका काम ये भी बताना होता है कि कैसे आप दो प्रोडक्ट को कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि किसकी क्वालिटी अच्छी है। वो दिखाता है ना टाटा नमक एडवर्टीजमेंट, एक तरफ हम सादा नमक लेते हैं, एक तरफ हम टाटा नमक देखते हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं आयोडीन की मात्रा कितनी ज्यादा है ना। तो ऐसे इन लोगों का भी काम होता है। अरे वो इससे हमको वो भी याद आ गया, डव वाला, एक तरफ हम डव लगाएंगे, एक तरफ हम नॉर्मल सोप लगाएंगे। मैम टाइड। वो देखिए हाँ टाइड भी, सब यही करते हैं। यस मैम। कंपेयर करके दिखाते हैं हमें, भले घर लाने पर कुछ काम ना करे, वो हमारी प्रॉब्लम है। हाँ। एनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट
and take actions against exploitative and unfair trade practices of sellers, providing legal assistance to consumers, filing complaints in consumer court on the behalf of consumer। देखिए ये कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट in the interest of villagers, general public, helping government agencies to resolve cases of consumer exploitation, motivating people to ask the quality marks such as ISI, EG mark। ठीक है, तो इतना ही था चैप्टर। चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है आपको? नो मैम, क्लियर है। रुकिए, हम आपको नया वाला PDF दिखाते हैं। आपको कोई PDF तो विजिबल नहीं हो रही है ना? नो मैम, नहीं हो रही है कुछ भी। ठीक। ये देखिए, ये NCERT वाली बुक है ना, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला दिया है। ये तो एक केस दिया है। ये यहाँ पर एक केस दिया है, बैंक कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है अगर ATM में कैश नहीं है, ठीक है, या फेल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। एक कस्टमर था, वो बार बार बैंक जा रहा था और नो कैश अवेलेबल ऐसा दिखा रहा था, तो वो वीडियो बना लिया और वीडियो बनाकर जाके फोरम में कंप्लेन कर दिया। तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कि ATM हमारा नेटवर्क से चलता है और हो सकता है उस समय नेटवर्क ना रहा हो तो ये क्लाइंट एक्सेस ही ना कर पाए हो ATM। तो कोर्ट इनकार कर देती है, बोलती है ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। यहाँ पर जो कंज्यूमर जो बैंक होता है उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। वो बोलते हैं कि अगर बैंक में ATM में कैश नहीं है, वो दिखाता है ना वीडियो में, नो कैश अवेलेबल, वो बार बार जाता है, वो बार बार दिखाता है, तो वो वीडियो बना लेता है। तो वो कहते हैं कि ये इसका प्रूफ है कि आपके ATM में कैश अवेलेबल नहीं है। उसके लिए फाइन डिसाइड किया गया है। देखिए 2500 दिया जाएगा उनको, 1500 दिया जाएगा मेंटल हरासमेंट का और 1000 दिया जाएगा लीगल एक्सपेंस का। ये सब उस केस के थ्रू फाइनल हुआ था, बैंक के चार्जेस। ये वही है इम्पोर्टेंस कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। The Consumer Protection Act 2019 seeks to protect and promote the consumer interest through speedy and inexpensive redressal of their grievances. It extends to the whole of the India. It is applicable to all type of businesses. सभी प्रकार के जितने भी टाइप के बिजनेस हैं सभी पे एप्लीकेबल होगा, whether a manufacturer or trader, whether supplying goods or providing services including e-commerce firms, सब कुछ included होगा इसमें। The act confers certain rights to consumers with a view to empowering them and to protect their interests. अब देखिए यहाँ पर ये बताया है हु इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है? A consumer is generally understood as a person who uses or consumes goods or avail of any service. हम तो जनरली उसी को कंज्यूमर मानते हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है। बट
Under the Consumer Protection Act 2019, a consumer is a person who buys any goods or avails services for a consideration. Consideration मतलब क्या? Anything in return. It can be money or in kind. मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके रिटर्न में, उसके बदले में हमें कुछ देना होगा एज अ कंसिडरेशन. वो हम पैसे में दें या किसी काइंड में किसी तरीके से दें, हमें कुछ देना है. ठीक है, ऐसा ना हो कि हम किसी मतलब बिना कुछ दिए प्रोडक्ट ले आए, चोरी से ले आए या कोई चोरी का लाके हमें बेच दिया, दे दिया, हम यूज करें, तो हम कंज्यूमर नहीं हुए. Which has been paid or promised, और partly paid भी हो सकता है, partly promised. ठीक है, promise कर दिए या pay कर दिए, और under any scheme of deferred payment, तो ये सब चलेगा. It includes any user of such goods or beneficiary of service if such use it is made with the approval of the buyer. और वो भी कंज्यूमर होगा जो बायर के अप्रूवल पर प्रोडक्ट यूज कर रहा है. सपोज करिए हम लैपटॉप लेकर आए. ठीक, अब आप हमसे पूछिए कि मैम आपका लैपटॉप यूज कर सकते हैं, हम बोले हाँ ठीक है यूज कर सकते हैं, तो आप कंज्यूमर हो गए. ठीक है, और आप घर लेके गए, वो ब्लास्ट हो गया, तो आप केस कर सकते हैं. और अगर आप हमसे बिना पूछे मेरा लैपटॉप लेके गए और वो ब्लास्ट हो गया, तो फिर आप केस नहीं कर सकते. हम बोलेंगे कि वो खराब था इसीलिए तो हम रखे थे, आप क्यों लेके गए, या हम कंप्लेन करने वाले थे, आप क्यों लेके गए, आपको पूछना चाहिए ना. तो उस केस में आप कंज्यूमर नहीं होंगे. तो आपको अप्रूवल लेना होगा बायर से यूज करने के पहले. इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये दोनों आएगा इसमें. थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाई टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, सब आएगा इसमें. हाउएवर एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस, अगर कोई पर्सन गुड्स परचेज कर रहा है रीसेल के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो इंक्लूड नहीं होगा कंज्यूमर के डेफिनेशन में अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ठीक है, वो इस एक्ट में जो डेफिनेशन है कंज्यूमर की, उससे बाहर आएगा. तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अब देखिए इसमें भी है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड. एश्योर्ड का मतलब यहाँ है राइट टू बी चॉइस, जो आप लोग वहाँ पढ़े हैं. ठीक है, हमारे पास राइट है चूज करने का. राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये 6 राइट्स हैं. ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम. वही जो हम आपको पढ़ाए हैं वही सब दिया हुआ है इसमें. चलिए बताइए, कुछ पूछना है आपको इससे रिलेटेड या कुछ बोलना है तो बताइए. समझ में तो आया ना? यस मैम. यस मैम. कल से हम रिवीजन स्टार्ट करें. देखिए सॉरी, हम बीच बीच में क्लास नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तभी ऐसा करते हैं. क्योंकि ना एक तो टाइम ऐसा है 9 PM, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ. हम मॉर्निंग में फ्री रहते हैं, आफ्टरनून में फ्री रहते हैं, हम सोचते हैं क्लास लेने का, लेकिन आप लोग फ्री नहीं रहते हैं, इसीलिए हम क्लास मेरा मिस हो जाता है. कोशिश करते हैं रेगुलर रहने की. चलिए करेंगे आगे भी. सॉरी जो कोई नहीं मैम, क्लासेस इट्स हम ओके. चलिए हम कल से रिवीजन स्टार्ट करें ना. अच्छा ये बताइए, जो स्टाफिंग कंट्रोलिंग और वन मोर था जो हम पढ़ाए नहीं, वो आप लोग पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े मैम तो पढ़ा दें. मार्केटिंग मैनेजमेंट अभी बाकी है. मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं आएगा ना, कोई तो बोला था एग्जाम में नहीं आ रहा है. मैम आ रहा है. मैम क्यों? बोर्ड्स में नहीं आ रहा है. हाँ अच्छा, मैंने ही boards बोला में था ना बोर्ड्स में नहीं आ रहा है. हाँ तो ठीक है, हम पढ़ा देंगे उसके बाद, डोंट वरी. अभी हमें आगे पढ़ाना ही है. हम लोग तो हम CUET के इसमें लिए पढ़ नहीं, रहे थे.
अच्छा नहीं ठीक तो है, तो हम क्लासेस पढ़ा तो बोर्ड से देंगे, चल रही है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कल से ही स्टार्ट कर देंगे। कितना लगेगा? 2 से 3 दिन लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। बताइए तो वही हम कल से पढ़ा दें। ओके मैम, कल हाँ से मैम, वही पढ़ा पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम कल से पढ़ाते हैं मार्केटिंग देंगे। ओके मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक गुड यू, नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट।